बुलडोजर बाबा उनके यहाँ काहे नहीं बुलडोजर भेजे, बता दीजिए। योगी जी तो चाप ही रहे हैं, तो तभी तो अभय सिंह को चाप दिए, पूरा एकदम उनको वायु श्रेणी सुरक्षा दे दिए। साहब ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर साहब तो उस दौर में 3 एकड़ की बात करते हैं। मैं बसपा से ही निकला, बसपा से ही पढ़ा, बसपा से ही सीखा। बसपा मेरी पाठशाला है और बहन जी हमारे समाज की सबसे बड़ी लीडर है, ठीक है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 4 साल 9 महीना सदल प्रसाद कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम है। तो कराएंगे तब भी कहेंगे कि ये सांस बड़ी मुश्किल से बीजेपी के द्वारा मिला है। डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, और मनरेगा में मजदूरी करने वाला आदमी कैसे 50 लाख रुपए दे देगा। समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव, यही मुलायम सिंह यादव मुस्कुरा करके प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वा दिए। जेपी आपको जीने भी नहीं देगी और आपको मरने भी नहीं देगी। आप सांस लेंगे। 80 करोड़ लोगों को ये भिखारी बना दिए, और एक तरफ कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन पे जिला रहे हैं। वो नौजवानों से परीक्षा के नाम पे 400-500 वसूल करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया बेरोजगार नौजवानों से सरकार अपने खाते में जमा करा लेती है। उससे कर्ज लेके आते हैं, फार्म भरते हैं। बेरोजगार नौजवानों को तो सरकार ठग रही है। जैन साथियों, हम इस समय गोरखपुर में, और आज चुनावी रणनीति को देखते हुए हमारे साथ बसपा के मंडल प्रभारी श्रवण कुमार निराला जी हैं, जो राजनीतिक सफर को लेकर के बहुत बड़ा अनुभव है। जब ये 2007 में बसपा की सरकार आई थी, उस समय भी इन्होंने कमान संभाला। यहाँ गोरखपुर के क्षेत्र में इन्होंने काम कर रहे हैं। काम करने के बाद क्या तजुर्बा है और 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी, इन सारी मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको, आपने समय दिया। देखा जा रहा है कि बसपा जो है, आप बसपा के कमान पे हैं इस समय, गोरखपुर के लिए काम कर रहे हैं। अक्सर हुआ करता था कि जब बसपा सफर में जब आती थी तो अपने कैंडिडेट को पहले डिफाइन करती थी, पहले प्रेषित करती थी, लेकिन इस अभी तक बसपा अपना कैंडिडेट नहीं ला पाई अभी तक। देखिए, इस समय परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और आज के 10 साल पहले की राजनीति का, पॉलिटिक्स का तरीका अलग था और आज का तरीका अलग है। और बसपा ही नहीं, अभी अन्य जो पार्टियां हैं उन सभी लोगों ने भी अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल करना कि बसपा ने क्यों कैंडिडेट नहीं डिसाइड किया, बसपा भी डिसाइड कर रही है और बसपा के सारे कैंडिडेट लगभग डिसाइड हैं। ऐलान थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द हो जाएगा। आप सुनने में आ रहा है कि आप बास गांव से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, अभी तो मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और माननीय बहन जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आदरणीय बहन जी ने मुझे बुलाया और ये सम्मान दिया है, ठीक है। मुझे इस गोरखपुर मंडल का प्रभारी बनाया है। बाकी चुनाव लड़ाना, कि जहाँ तक चुनाव लड़ाने की बात है, वो माननीय बहन जी का अंतिम फैसला है, जो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। 2024 की चुनाव है, बहुत सारे वादे मुद्दे चल रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो किन वादों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी विचारों की पार्टी है और मिशन की पार्टी है, और मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र वही है जो भारत का संविधान है। जो भारत के संविधान की मंशा, वही हमारी मंशा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश का हर क्षेत्र में बराबर का हक मिले, और मानव बाबा साहब ने संघर्ष करके हमको वोट का अधिकार दिलाया। वोट के संदर्भ में हम सब बराबर हो गए, लेकिन आज भी इस देश के अंदर जमीन के सवाल पर हम बराबर नहीं हुए। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जमीन का सवाल मुद्दा है, रोजगार का सवाल मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और उत्पीड़न मुद्दा है। बाबा साहब के जो आरक्षण एक मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, और बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ इस देश के अंदर सिर्फ र्यूमर खड़ा करती है। इस देश के अंदर आम जनता के हित की कोई बात नहीं करती है। अभी देखा जाए तो तत्काल में जो है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी वैकेंसियां अभी दी गई हैं, तो वास्तव में जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार तो मिल ही रहा है ना। अब किस तरह रोजगार, किस वैकेंसी की आप बात कर रहे हैं? जितना परीक्षा कराते हैं और लाखों नौजवानों से परीक्षा के नाम पे 400-500 वसूल करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया बेरोजगार नौजवानों से सरकार अपने खाते में जमा करा लेती है, और सरकार ही साजिश करके पर्चा लीक करा देती है और फिर परीक्षा स्थगित हो जाता है। तो बेरोजगार नौजवान तो बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे वो फार्म भरता है, उसके माँ बाप कहाँ से कर्ज लेके आते हैं, फार्म भरते हैं। बेरोजगार नौजवानों को तो सरकार ठग रही है।
निराला जी, एक चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीतिक सफर में तो दूर की बात है, मानव अपने जीवन में आत्मनिर्भर होने की जो बात सबसे पहले बीजेपी सरकार ने लाई थी कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्रियां ले लेते हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस सरकार में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सही रास्ता दिया था। किस तरह देखते हैं? बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन पे जिला रहे हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों को ये भिखारी बना दिए हैं और बाकी और भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे के दिनों में और बढ़ाएंगे। ये खुद भी तो बोल रहे हैं कि आगे के दिनों में 80 करोड़ लोगों को अभी राशन दे रहे हैं, आगे के दिनों में 90 करोड़ लोगों को देंगे और फिर आगे के दिनों में 100 करोड़ लोगों को राशन देंगे। मतलब बात बहुत साफ है कि बीजेपी आपको जीने भी नहीं देगी और आपको मरने भी नहीं देगी। आप सांस लेंगे तो कराहेंगे, तब भी कहेंगे कि ये सांस बड़ी मुश्किल से बीजेपी के द्वारा मिला है। इसलिए आज 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिलाने की बात कर रहे हैं, तो कल 90, कल 100 करोड़ लोगों को तो भिखारी बनाने का पूरा इनका अभियान है। यही इनका योजना है। इसको कैसे देख रहा? भिखारी का जैसे आदमी कमा रहा है, उसमें सहयोग की भावना इन्होंने दिखाई, सहयोग कर ये सहयोग नहीं है, आप रोजगार देते ना। इनका रोजगार क्या है? आउटसोर्सिंग लेके आए। और आउटसोर्सिंग क्या है? बेरोजगार जो नौजवान, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसकी प्रतिभा का शोषण है। कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक जो नौजवान पढ़ के आ रहे हैं, माँ बाप के सपने हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी में जाएगा और 50,000 1 लाख रुपया तनख्वाह पाएगा, हमारे परिवार का जीवन सम्मानजनक हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर को ले आए, आउटसोर्सिंग वाले को लेके आए और कहे कि तुम इनके थ्रू हम इनको ऑफिस में रखेंगे। और जो नौजवान 40,000 50,000 अगर सरकारी अपॉइंटमेंट होता पाता, वो 5,000 6,000 7,000, बताइए 6,000 7,000 में तो वो अपना पैंट शर्ट सही से नहीं साफ करा पाएगा, तो अपना परिवार कैसे जिलाएगा? और एक टाइम वो नौजवान बिल्कुल कुंठित हो जा रहा है और बहुत सारे बेरोजगार नौजवान इस कुंठा में आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही नौजवानों को। अभी सरकार तेजी से काम कर रही है सारी चीजों पे। लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? बहुत वास्तव में कहा था कि योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, कहीं भी जो है आपको किसी इस तरह की घटनाएं नहीं सुनने के लिए मिलता है। बीजेपी सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। इनका वही लॉ एंड ऑर्डर है कि आज जितने भी अपराधी थे वो सब के सब बीजेपी में ले लिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि वो सब भाग गए। सारे अपराधी बीजेपी में ले लिए गए। अभी ताजा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभय सिंह जो फैजाबाद जिले का एक विधायक हो गया, वो एक माफिया है, पूरे प्रदेश का नामी माफिया है। और अभय सिंह को अभी सरकार ने क्या दिया? वायु श्रेणी सुरक्षा दिया है। तो अब तो ये सरकार अपराधियों को सुरक्षा दे रही है और उनको लाइसेंस दे रही है कि जाके गरीब जनता को मारो और गरीब जनता की जमीन पर कब्जा करो और गरीब जनता का घर उजाड़ दो। ये सरकार पूरा लाइसेंस दे रही है। अभय सिंह बहुत अच्छा आदमी है क्या? ये सरकार बताए कि क्या वो अपराधी नहीं है? कहा इतना बड़ा अपराधी और सरकार ने उसको वायु श्रेणी का सुरक्षा दे दिया। कैसे कर रहे हैं आप? अभी आजमगढ़ के सांसद उन्होंने कहा था कि योगी जी चाँप रहे हैं, माफिया कांप रहे हैं। तो इतना बड़ा बात आप जो है सोचिए तो कि इसमें जो योगी जी तो चाँप ही रहे हैं, तो तभी तो अभय सिंह को चाँप दिए, पूरा एकदम उनको वायु श्रेणी सुरक्षा दे दिए। और तमाम अभी जितने भी अपराधी हैं सारे इनके सर्किल में। आप देखिए वो अभी वो जो टेनी अभी जो केंद्र में मंत्री है, उसके लड़के ने वहां पे किसानों के ऊपर जाके गाड़ी चढ़ा दिया, एकदम रौदते हुए चला गया। बुलडोजर बाबा उनके यहाँ काहे नहीं बुलडोजर भेजे? बता दीजिए, यही तो उनका न्याय है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने एक बयान दिया कि जो शिक्षा का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उसको सरकार जेल में भर देती है। लेकिन अभी देखा जाए तो शिक्षा भी फ्री है, रोजगार के ऊपर अगर बात करते हैं तो रोजगार मिल ही रहा है, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो उनको स्वास्थ्य मिल रहा है। तो फिर आखिर क्यों लोगों की सरकार पकती है? आप बताइए सर, जो शिक्षा है कहाँ फ्री है? शिक्षा की तो स्थिति ये है, पहले हम लोग सुनते थे कि गांव में लोग कहते थे कि फला आदमी मजदूरी करता, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, फला आदमी रिक्शा चलाता है, उसका बेटा इंजीनियर बन गया। आज आप कहीं सुनते हैं कि कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए? ये कहीं नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने शिक्षा को निजी हाथों में, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और वहां पे पढ़ाई डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। और मनरेगा में मजदूरी करने वाला आदमी कैसे 50 लाख रुपया दे देगा? तो अब तो शिक्षा का जो दरवाजा है
ये सरकार कह नहीं रही कि बंद करेंगे, शिक्षा का दरवाजा खोली हुई एकदम खोल दी है, लेकिन इतना ज्यादा महंगा कर दिया, इतना पैसा बढ़ा दिया है कि 50 लाख सुन करके वो मंगरू भैया जो मजदूरी करते हैं वो भाग जाएंगे। उनका बच्चा अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, वो मजबूर कर रहे हैं कि अब गरीब का बच्चा मजदूर ही बनेगा। हमने बांसगांव की जो जनता है, और बांसगांव मेरा लोकसभा मेरा परिवार है, ठीक है। और मैं सीजनल आदमी नहीं हूँ, मैं परमानेंट आदमी हूँ, मैं परमानेंट कार्य करता हूँ। जो जनता के हित में मैं परमानेंट संघर्ष करता हूँ। जो मेरे इतिहास, मेरे संघर्ष का भी पिछला आप इतिहास देख लेंगे। लेकिन आज जो बीजेपी का प्रत्याशी है, आज जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी, आप देखेंगे कि भाजपा का जो प्रत्याशी है कमलेश पासवान, जो 3 बार का सांसद है, और इन 3 बार के सांसद में जनहित के मुद्दे पर मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक भी बार वो सदन के अंदर नहीं खड़ा हुआ। और ये जो सांसद है बीजेपी का, आज के डेट में वो गोरखपुर का, वो भूमाफिया के रूप में, जमीनों पे कब्जा करने के रूप में वो बहुत चर्चित है। लोगों की मकानों पे कब्जा करने के लिए, कम पैसा देकर के लोगों का मकान जमीन हड़पने के लिए वो बहुत मशहूर है गोरखपुर के अंदर। अभी पैनेसिया एक अभी हॉस्पिटल है गोरखपुर में, यूनिवर्सिटी छात्र संघ चौराहे पे पैनेसिया है, वहां वो आदमी सांसद रहते हुए वो हॉस्पिटल पे कब्जा करने गया था। वो तो वहां के लोग उनको वो वीडियो वायरल है, गाली देते हुए दौड़ाए मारने पीटने के लिए, और फिर जाके अगले दिन FIR इसका नहीं हो रहा। ये कह रहा मैं दलित सांसद हूं इसलिए मेरा FIR नहीं दर्ज हो। जो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो जनता की क्या बात करेगा। दूसरे उस आदमी का जनहित पे कोई मुद्दा ही नहीं है। और रही बात कांग्रेस का प्रत्याशी जो सदल प्रसाद पूर्व मंत्री रहे हैं, ठीक है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 4 साल 9 महीना सदल प्रसाद कहां रहते हैं किसी को नहीं मालूम रहता है। सीजनल आदमी है, 3 महीना में उपटते हैं ये लोग, ठीक है। 3 महीना में आएंगे। जैसे बरसात में गांव में कहते थे वो पीले वाले मेढक अचानक निकलते थे बड़े बड़े और टाँ टाँ बोलने लगते थे। तो ये जो सदल प्रसाद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बरसात का पीला वाला मेढक है। वो आ गए हैं, अब बोलेंगे और हम आ गए। लेकिन अभी जनता से पूछिए कि इन 4 साल जो पीछे 4 साल 9 महीना बीता है, सदल प्रसाद इतने दिनों में कहाँ थे? उनका कोई घर देखा है? उनका कहाँ वो रहते हैं कोई किसी को मालूम है अस्थाई कि कहाँ मिल जाएंगे? आज के डेट में सदल प्रसाद आज तक अपना घर नहीं बताए किसी को, कहाँ रहते हैं ये नहीं बताए, और 4 साल 9 महीना गायब रहते हैं, 3 महीना में आ जाते हैं। तो कांग्रेस का भी पोल खुल गया और समाजवादी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। आज अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, दलित पिछड़ा कर रहे हैं, यही वो अखिलेश यादव है। इनको तो कभी दलित माफ नहीं करेगा इस देश का, यही वो अखिलेश यादव है। कैसे भूल सकता है दलित कि आरक्षण का, प्रमोशन में आरक्षण का बिल दलितों के लिए जब सदन के अंदर पेश किया गया तो यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव, यही मुलायम सिंह यादव मुस्कुरा करके प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वा दिए। और माननीय बहन जी ने दलित समाज के नौजवानों को आर्थिक रूप से उठाने के लिए ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। जिस अखिलेश यादव ने वो नौजवानों के जो रोजगार के अवसर थे दलितों के, वो छीन लिया, आरक्षण समाप्त कर दिया। जमीन लोग दलितों का कब्जा नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, वो अलाउ किया अखिलेश यादव ने ताकि दलितों की जमीन छीन ली जाए। तो अखिलेश यादव तो दलितों का सबसे बड़ा अपराधी है और अखिलेश यादव को दलित कभी नहीं माफ कर सकता। और अखिलेश यादव के समर्थित प्रत्याशियों को दलितों की बस्ती में, आम जनता की बस्ती में कभी जाने नहीं लोग देंगे। अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आप श्रवण कुमार, आपकी वास्तविक जो पहचान है वो जमीन के आंदोलन को लेकर जी। तो ऐसा नहीं लगता कि जब आप बसपा का दामन आपने थामा तो जो आंदोलन था कहीं वो बस्ती में पैक तो नहीं हो जाएगा? देखिए, बसपा मेरा प्रारंभिक पाठशाला है। मैं बसपा से ही निकला, बसपा से ही पढ़ा, बसपा से ही सीखा। बसपा मेरी पाठशाला है और बहन जी हमारे समाज की सबसे बड़ी लीडर है, ठीक है। कुछ बीच में मतभेद होने के नाते, वो भी बीच के लोगों के नाते, हम लोगों ने समाज के लिए काम किया, हम लोगों ने समाज के लिए संघर्ष किया है। और ये जो मुद्दा है जमीन का, ये श्रवण कुमार निराला का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मान्यवर कांशीराम साहब का दिया हुआ है। मान्यवर कांशीराम साहब का वो नारा याद करिए। मान्यवर साहब ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और वो 1 डिसमिल 2 डिसमिल की बात नहीं कर रहे मान्यवर साहब। मान्यवर साहब तो उस दौर में
3 एकड़ की बात करते हैं प्रति परिवार, हम तो 1 एकड़ की बात की है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस मुद्दे पर आगरा में भाषण दिया और बाबा साहब ने भी कहा कि जमीन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसका हिस्ट्री लंबा है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आप जमीन के लिए भी संघर्ष करो, क्योंकि जमीन जब तक दलितों, पिछड़ों, गरीबों को नहीं मिलेगा तब तक इनका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं हो पाएगा, आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो पाएगा। जब सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो समाज में इनको बराबरी का हक नहीं मिल पाएगा। बाबा साहब की ये अपील थी कि जमीन को लेकर के संघर्ष करें। तो माननीय बहन जी ने अब इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को पूरा और ताकत दिया है। वैसे भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जहां आप मन खोल करके, दिल खोल करके कह सकते हैं जय भीम। जय भीम बोलने पर कोई मनाही नहीं, दूसरे जगहों पे तो आप जय भीम नहीं बोल पाएंगे ना। तो बाबा साहब का सम्मान, मानवर साहब का सम्मान, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सफर की तैयारियों को लेकर के हमारे साथ श्रवण कुमार निराला जी, जो अंबेडकर जन मोर्चा के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो और उस संगठन के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के जमीनी आंदोलन से एक बहुत बड़ा पहचान बनाया था। वास्तविक तरीके से देखा जाए तो जमीनी आंदोलन के बाद इन्होंने एक बड़ा मुकाम लिया और गोरखपुर जिले में वास्तव में जो देखा जाता है आंदोलन का सही मायने इन्होंने दिखाया था। लेकिन वास्तव में अब 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की सफर तैयार किए जाएंगे, उन सारी चीजों पे उनसे बातचीत की गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा देख करके जरूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद।